नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज आपके साथ। मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, देश के कई राज्यों में विधायक कौंसिल वाला शोर सुनाया जा रहा है। कहीं विधायकों को बिकने के लिए 20 करोड़ के ऑफर मिल रहे हैं, तो कहीं 50 करोड़ रुपए तक के इन माननीय विधायकों की ऑफर की बात हो रही है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, गुजरात में माननीय विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले आपने कई बार सुने होंगे। माननीय विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला एक बार फिर से जोर पकड़ रहा है। माननीय विधायकों ने जनता की समस्याओं की चिंता दिख रही है। माननीय विधायकों को न सियासी संस्कार की फिक्र है। माननीय विधायकों की खरीद फरोख्त के वाद विवाद में इस वक्त पूरी सियासत उलझ रही है। आज इसी विधायक कौंसिल वाली सियासत को मैं डिकोड करने वाला हूं। आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि विधायक कौंसिल वाले हंगामे में कितनी हकीकत है और कितना अफसाना है। यूक्रेन में एक युद्ध जारी है। ताइवान में दूसरे युद्ध का डर पूरी दुनिया पर हावी है। अब एक तीसरे युद्ध का डर सामने आ रहा है। इजराइल और ईरान के बीच टकराव तेज होने की खबर है। सीरिया में इजराइल के एयर स्ट्राइक की वजह से ईरान आग बबूला हो गया। इजराइल ने एयर स्ट्राइक करके ईरान के विमानों को उड़ा दिया। कैसे ईरान के पलटवार करने का मतलब होगा? एक और भयानक युद्ध। इस युद्ध की तस्वीरें क्या होंगी, यह भी आपको बताऊंगा। रूस यूक्रेन युद्ध जारी रहने की तमाम वजहों से तमाम तरह की मुसीबतों का सामना पूरी दुनिया कर रही है। दुनिया के कई देश आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कई देशों में अन्न संकट गहराया हुआ है। कई देश में महंगाई चरम पर है और एक और बड़ा खतरा दुनिया की नींद उड़ा रहा है। यूक्रेन में कई परमाणु केंद्र हैं जिनके आसपास जारी युद्ध दुनिया को डरा रहा है। जरा सी चूक का मामला मतलब होगा बड़ा परमाणु खतरा। कैसे दुनिया के देश इस खतरे से बचने की तैयारी में जुट गए हैं, यह भी मैं आज आपको दिखाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को मैं देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने हिंदुस्तान के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। क्या माननीय विधायक खरीदना इतना आसान हो गया? क्या माननीय विधायकों की खरीद फरोख्त अब आम बात हो गई है? देश की राजधानी दिल्ली से लेकर मुंबई, झारखंड में विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर हल्ला हंगामा इस वक्त चल रहा है। महाराष्ट्र में भी हंगामा जारी है। अब तो गुजरात में भी विधायक खरीद फरोख्त का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सियासी दलों की माने तो देश की राजधानी दिल्ली में माननीय विधायकों का रेट कार्ड 20 करोड़ रुपए प्रति विधायक बताया जा रहा है, जबकि महाराष्ट्र और गुजरात में माननीय विधायकों की कीमत 50 करोड़ रुपए प्रति विधायक की बताई जा रही है। ऐसे में समझिए, अगर आपको देश की राजधानी दिल्ली का एक विधायक खरीदना हो तो आपको 20 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अगर आपको देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में माननीय विधायकों की शॉपिंग करनी है तो आपको एक माननीय विधायक के लिए 50 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अगर आपको गुजरात में माननीय विधायक का खरीदने का मूड बना रहे हैं तो आपको 20 करोड़ से लेकर 50 करोड़ रुपए का बजट रखना होगा। ऐसे दावे किए जा रहे हैं।
क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन का जो रेट सामने आया है वो 50 करोड़ रुपए का दावा किया जा रहा है। ऐसा लगने लगा है अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन शॉपिंग ऐप की तरह कहीं कोई माननीय विधायकों वाला शॉपिंग ऐप तो नहीं बना गया, या फिर ऑनलाइन सट्टेबाजी वाला कोई ऐप हो। जिस तरीके से खरीद फरोख्त की बात सामने आ रही है वो हर हिंदुस्तानी को परेशान कर रही है, जिस पर राज्य के हिसाब से, विपक्ष की संख्या बल के हिसाब से, विधायकों की सीनियरिटी के हिसाब से, विधायक की नेटवर्किंग के हिसाब से वो अपने साथ और कितने मान्य विधायक बिकवा सकता है, इसकी क्षमता के हिसाब से विधायकों का रेट घटता बढ़ता जा रहा है। और यह तस्वीर हर किसी को परेशान कर रही है, क्योंकि सब कुछ डिजिटल हो रहा है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। यही वजह है शायद जिससे माननीय विधायकों की खरीद फरोख्त भी अब आसान हो गई है। राज्य के मुख्यमंत्रियों से शिकायत है, विरोधी खेमे से किसी तरह की नाराजगी है। आप साइट पर जाएं, वहां से उनकी पार्टी वाले माननीय विधायक खरीद लें और फिर सरकार बनाने का दावा ठोक दें। सब कुछ झटपट हो रहा है। सोचिए इससे कितना पैसा बच सकता है, कितनी सरदर्दी बच सकती है, समय बच सकता है। ना चुनाव का शोर, ना चुनाव का झंझट, ना कोई शोर शराबा, सब कुछ शांति से हो सकता है। विधायक ऑन सेल से जुड़े दावे तो कुछ ऐसे ही बयां किए जा रहे हैं, आपको यकीन नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए दिखाता हूं कि राज्यों की विधानसभाओं में इस वक्त क्या चल रहा है, और यह सुनकर आप खुद दंग रह जाएंगे। विधायक की बात सुनूंगी मैं। ऋतुराज जी सुनिए, ऋतुराज जी 2 मिनट सुनिए, 2 मिनट सुनिए ऋतुराज जी, सुनिए, और एक एक सदस्य की बात को सुना जाएगा। तो आपने सुना, आपने एक शब्द सुना होगा, खोका खोका। जब आप शब्द सुन रहे होंगे, कहीं 20 खोके की बात की जा रही है तो कहीं 50 खोके की बात हो रही है। अंडरवर्ल्ड के लोग खोका पेटी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। एक पेटी का मतलब 1 लाख रुपए कैश होता है, एक खोके का मतलब 1 करोड़ रुपए कैश होता है। माननीय विधायकों के मुंह से अंडरवर्ल्ड वाली ये शब्दावली आप यकीन नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक से सुन नहीं पा रहे होंगे। तो वो सुनिए जो नेता मीडिया को साफ साफ बता रहे हैं कि माननीय विधायकों की खरीद फरोख्त की बात कैसे हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुनकर जो चुने गए थे शिवसेना द्वारा, और जब आज वो महाराष्ट्र असेंबली में पहुंचे तो वहां पे नारे लग रहे थे 50 खोखा 50 खोखा। ये आज भारतीय जनता पार्टी की प्रजातंत्र को देन है। आजादी के 75 साल बाद भारतीय जनता पार्टी का कंट्रीब्यूशन है 50 खोखा। मैं भारतीय जनता पार्टी को कहूंगा, बंद करो देश से धोखा, नहीं चलेगा 20 खोखा। ये भारतीय जनता पार्टी को जवाब है हमारे चुने हुए विधायकों का।
अभी जो हालात देश के सामने हैं, जिस तरह की तस्वीरें झारखंड, दिल्ली, अब गुजरात से देखने को मिल रही हैं, कुछ ऐसे ही विचारों पर सोचने को मजबूर करती हैं। विधायक सेल पर सोचने को मजबूर करती हैं। तो कहीं कुछ बदला है तो सियासत में बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहा है, इसे समझना तो होगा। विधायक सेल सच है या सियासी शगुफा, इस पर देश को विचार करना ही होगा। विधायक सेल पर आज की सबसे ताजा खबर मैं आप सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं। पहले गुजरात की खबर बताता हूं। गुजरात की सियासत में इसी विधायक सेल के वाले मामले पर उबाल आया हुआ है। गुजरात विधानसभा में विपक्ष के नेता यानी कांग्रेस के एक बहुत बड़े सीनियर नेता सुखराम रठवा की तरफ से दावा किया गया है कि उन्हें कांग्रेस छोड़ने के बदले 50 करोड़ रुपए और मंत्री पद देने की पेशकश की गई है। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। मैं आपको सबसे पहले वो वीडियो दिखाना चाहता हूं और उसके बाद समझिए कि माननीय विधायकों की खरीद फरोख्त किस तरीके से होती है। मंत्री बनाएंगे, हारी जशो तो तमने जे बोर्ड कॉर्पोरेशन જોઈએ તે આપીએ, ચૂંટણીનો ખર્ચ અમે ભોગવીશું, તમે આવો આવો પણ તમારા જમાઈને પણ લેતા આવો, આજે ચોખવટ કરું છું। હજુ ધીરું ઘડી પાછળ પડી ગયા થોડા ઘણા, એ કહેલી શાંત અને શાણો માણસ છે। राष्ट्र की आवाज की टीम ने जब इस वीडियो की पड़ताल की तो पता चला कि यह वीडियो पुराना है, लेकिन गुजरात के चुनावी माहौल में इस वीडियो की वजह से फिर से उबाल आया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इनके दावे चुनाव से पहले हैं। कांग्रेस की बढ़ती बदहवासी की झलक मिलती है और इसी साल के आखिर में गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, यानी चुनाव की वजह से गुजरात का सियासी माहौल लगातार गरमराता जा रहा है और सियासी खींचतान की वजह से देश गुजरात के विधायकों का रेट कार्ड जानने पूरी तरीके से समझ चुका है। देश में माननीय विधायकों का बाजार कितना बड़ा हो चुका है, ये देश जान चुका है। सुखराम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनके सियासी कद के हिसाब से उनका रेट 50 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। अगर गुजरात का कोई काम सियासी कद वाला विधायक होगा तो उसका रेट 20 करोड़ रुपए से लेकर 30 करोड़ रुपए होगा। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में पिछले कई दिनों से विधायक सेल वाला शोर शुराई दे रहा है। मामला राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि तक पहुंच चुका है। अगर दिल्ली में शराब नीति पर हंगामा नहीं होता तो देश को दिल्ली के विधायकों का रेट पता नहीं चलता। दिल्ली में शराब नीति को लेकर घमासान शुरू हुआ। डिप्टी मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा और इसी बीच अचानक से खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऑपरेशन लोटस का शिकूफा पूरे देश के सामने पेश किया। शिकूफा इसलिए अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई भी ठोस प्रमाण नहीं रखा गया है। इसके साथ ही सामने आई विधायक सेल वाली बात यह बताई जा रही है कि आम आदमी पार्टी के माननीय विधायकों को 20-20 करोड़ रुपए के ऑफर मिले हैं और यह दावा खुद आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य है, जिस पार्टी ने मध्य प्रदेश की सरकार को गिरा दिया, जिस पार्टी ने गोवा में तोड़फोड़ करके सरकार बना दी, जिस पार्टी ने कर्नाटक में मंत्री और करोड़ों रुपए का खोखा चल रहा है वहां महाराष्ट्र में, बताइए विधायक अंदर जा रहे हैं, वहां खड़े होकर प्रदर्शन हो रहा है, खोखा 50 खोखा। ये हो गई है भाजपा को लोग आजकल 50 खोखा कह रहे हैं। 50 खोखा नाम हो गया भाजपाइयों का। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान की मर्यादा को तार-तार कर रहे हैं। पूरा देश और पूरे देश की सरकारें इनके तोड़फोड़, इनके लोकतंत्र की हत्या की कहानी कह रहे हैं और इसलिए यह सबूत अपने आप में पर्याप्त है कि ये विधायक और मनीष सिसोदिया जी सामने आके बता रहे हैं
टूटने से पहले, क्योंकि इनका टूटने और झुकने और रुकने का इरादा नहीं। अभी तक सस्पेंस जारी है। दिल्ली बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी के इस खुलासे की जांच करवाने की मांग की जा रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी सीबीआई से विधायकों की खरीद फरोख्त की जांच करवाने की मांग की है। आम आदमी पार्टी की शिकायत में जो आंकड़े दिखाए गए हैं वो माननीय विधायकों के किसी बड़े बाजार की ओर इशारा कर रहे हैं। आपकी शिकायत में कहा गया है कि देश भर में अब तक बीजेपी की तरफ से 277 विधायकों को खरीदा गया है, जिस पर अनुमानित तौर पर 6,300 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। दिल्ली में आपके 40 विधायकों की खरीद के लिए 40 गुना 20 करोड़ रुपए यानी कुल 800 करोड़ रुपए खर्च करने की बात सामने आई है। यह तो रही आरोप प्रत्यारोप की बात। अब देश की राजधानी दिल्ली की दोनों बड़ी पार्टियों ने सीबीआई के सामने केस रख दिया है। अगर सीबीआई जांच कराती है तो कुछ सब सामने आता है, तो देश को दिल्ली के विधायकों को सही रेट पता चल जाएगा। वहीं झारखंड की सियासत का हाल भी कुछ ऐसा ही है, देश की राजधानी दिल्ली की तरह। फर्क सिर्फ इतना है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के बाद माननीय विधायकों का रेट लिस्ट सामने आ सका। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब खनन पट्टा मामले में बुरी तरीके से घिर गए तो उनकी कुर्सी जाने का डर सामने आया। तभी विधायकों की खरीद फरोख्त वाला डर सामने आया है। इस सियासी डर की शानदार तस्वीरें सामने आई हैं। मुख्यमंत्री आवास से 2 लग्जरी बसों में सवार होकर विधायक रांची हवाई अड्डा पहुंचे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद विधायकों को सी ऑफ करने एयरपोर्ट तक पहुंचे। रांची से विधायक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे। वहां कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सबसे पहले मुलाकात की, सुख सुविधाएं और सुरक्षा का आश्वासन दिया। बताया यह जा रहा है कि रायपुर पहुंचने वाले 32 विधायकों में से 17 विधायक कांग्रेस के हैं और सभी विधायकों को रायपुर के मैफेयर गोल्फ रिसोर्ट में ठहरा दिया गया है। मैफेयर में विधायकों की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैफेयर रिसोर्ट की तस्वीरें आप भी देखिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर ये नजर आ रही होंगी। झारखंड की सोरेन सरकार को डर है कि उनके विधायक कहीं बिक ना जाएं, विधायकों की बोली लग ना जाए। उनके हर डर की वजह से कोई ठोस वजह सामने नहीं आ रही है। यूपीए गठबंधन झारखंड विधानसभा में काफी मजबूत है। शायद यही वजह है कि अभी तक विधायकों की रेट लिस्ट सामने नहीं आई है। झारखंड के विधायकों की रेट लिस्ट सामने आते ही मैं आपके सामने वो भी तस्वीर रखूंगा। देश विधायक काउंसिल की सियासत देख रहा है। जन सरोकार, सियासी संस्कार सब दांव पर लगे हैं और इन सब के पीछे का सच आने से थोड़ा सा और वक्त लगेगा। फिलहाल ज्यादा मामलों में ये शिगुफा ही सामने नजर आ रहा है। ये तस्वीरें देखिए, रिसोर्ट की तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं। लग्जरी रिसोर्ट है और एक के बाद एक इस रिसोर्ट के भीतर तमाम विधायक यहां पर रखे गए हैं और तमाम तरह की सुख सुविधाओं का इनका ख्याल रखा होगा। यह आपने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के विधायकों को भी देखा होगा, राजस्थान के विधायकों को भी देखा होगा। अब आप झारखंड के विधायकों को भी ये लग्जरी लाइफ देखते हुए नजर आएगी। इजराइल ईरान के बीच तनातनी बढ़ने की खबर आ रही है। दुनिया पर एक और युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। इजराइल ईरान के बीच अदावत थमने का नाम नहीं ले रही है और यह अदावत लगातार बढ़ती जा रही है। ईरानी वैज्ञानिकों की हत्या के बाद से ही दोनों देशों के बीच दुश्मनी और ज्यादा गहरी हो गई है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सीरिया जा रहे ईरानी विमानों पर इजराइल की एयर स्ट्राइक से माहौल बिगड़ गया है। अपने विमानों पर हुए हमले से ईरान भड़क गया है। इजराइल ने सीरिया के 2 एयरपोर्ट पर एयर स्ट्राइक किया है। बताया यह जा रहा है कि सीरिया जा रहे ईरानी विमान में हथियार भरे हुए थे। यह सूचना इजराइल को नाराज करने के लिए काफी थी। फिर क्या हुआ आप भी देखिए। इजराइल ने सीरिया पर फिर किया मिसाइल से हमला। सीरिया के 2 एयरपोर्ट पर इजराइल का एयर स्ट्राइक।
इजराइल के निशाने पर थे ईरान के विमान। सीरिया के लिए हथियार ले जा रहे थे ईरानी विमान। इजरायली मिसाइलों ने दोनों विमानों को मार गिराया। इजराइल और ईरान के बीच जंग के हालात नजर आ रहे हैं। दरअसल इजराइल ने ईरानी विमानों को निशाना बनाते हुए सीरिया के 2 एयरपोर्ट पर एयर स्ट्राइक कर दी है। कहा जा रहा है कि ईरानी विमान मिसाइल और हथियार से लैस था। इजराइल ने बुधवार की रात सीरिया के अलेप्पो और दमिश्क एयरपोर्ट पर हवाई हमला किया है। इजराइल ने 1 घंटे के भीतर 2 एयरपोर्ट पर एयर स्ट्राइक की। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि ईरानी विमान को लैंड करने से रोकने के लिए इजराइल ने अलेप्पो एयरपोर्ट पर निशाना बनाया। दरअसल ईरान के विमान सीरिया को सैन्य मदद करने के लिए उड़े थे। इन दोनों विमानों में मिसाइल और हथियार जैसे सैन्य सामग्री भरी हुई थी। इजराइल ईरान के इन विमानों को रोकना चाहता था, इसीलिए उसने सीरिया के उन एयरपोर्ट्स पर हमला किया जहां ये विमान उतरने वाले थे। ये विमान सीरिया के अलेप्पो और दमिश्क एयरपोर्ट पर उतरने वाले थे। इसीलिए इजराइल ने सीरिया के इन दोनों एयरपोर्ट्स पर अपने गाइडेड मिसाइलों से हमला कर दिया। खबरों के मुताबिक इजरायली हमले से दोनों एयरपोर्ट्स पर काफी नुकसान हुआ है। हमले के दौरान एयरपोर्ट पर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव था। सीरिया ने इजरायली मिसाइलों को रोकने की कोशिश भी की थी। हालांकि सीरियाई मीडिया का ये भी कहना है कि सीरिया के एयर डिफेंस ने दमिश्क के ग्रामीण इलाकों में इजरायली हमले का सामना करते हुए उसकी कई मिसाइलें गिरा दी। सीरियाई सेना का कहना है, स्थानीय समय के मुताबिक रात करीब 9:15 बजे इजराइल ने दमिश्क के दक्षिण पूर्व में कुछ जगहों पर निशाना बनाते हुए हमला किया। ये हमला उत्तरी अधिकृत फिलिस्तीन में तिब्रियास झील की दिशा से किया गया। इजरायली हमले में एयरपोर्ट को तो नुकसान हुआ, लेकिन कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ। इजराइल द्वारा सीरिया पर हमले का एक अमेरिकी कनेक्शन भी है। दरअसल सीरिया के अंदर खाने ये भी चर्चा है कि एयर स्ट्राइक करने से पहले इजराइल के प्रधानमंत्री यार लैपिड ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात की थी। अमेरिका से हरी झंडी मिलने के बाद ही इजराइल ने सीरिया पर हमला किया। कहा जा रहा है कि इजराइल ने हफ्ते भर से कम समय में दूसरी बार ये एयर स्ट्राइक की है। इससे पहले उसने अलेप्पो के दक्षिण पश्चिम में स्थित मायास्क में सीरियाई वैज्ञानिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र पर बम बरसाए थे। हमले में 2 नागरिक घायल हुए थे और काफी नुकसान हुआ था। सैटेलाइट तस्वीरों में एयर स्ट्राइक के कारण इस इलाके में भारी तबाही देखी गई थी। बीते वर्षों में अलेप्पो के पास कई बार इजरायली हमले हुए हैं। 2019 में भी इजराइल ने अलेप्पो के हवाई अड्डे को निशाना बनाया था। इजराइल और ईरान की अदावत काफी पुरानी है। आइए आपको बताते हैं आखिर क्यों इजराइल और ईरान के बीच दुश्मनी है। दरअसल इजराइल की नजर में ईरान एक ऐसा देश है जो उसे मिटाना और खत्म करना चाहता है और उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। वहीं दूसरी ओर ईरान इजराइल को अमेरिका के समर्थक और एक दुश्मन देश के तौर पर देखता है, जो एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उसके विकास को धीमा करता है। दोनों देशों की दुश्मनी तब और कट्टर हो गई जब साल 2020 में ईरान के नेताओं ने अपने शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की मौत के लिए इजराइल को दोषी ठहराया। आपको बता दें कि ईरानी वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की हत्या उस वक्त की गई जब वह ईरान की राजधानी तेहरान के बाहर हाईवे पर गाड़ी से कहीं जा रहे थे, तभी उन्हें गोली मार दी गई। ईरान का कहना है कि इजराइल ने अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद के शार्प शूटर की मदद से उसके वैज्ञानिक की हत्या कराई है। हालांकि इजराइल ने आज तक इस हत्या की बात को न तो स्वीकार किया है और न ही इससे इनकार किया है। फखरीजादे 2007 के बाद ईरान के ऐसे 5वें परमाणु वैज्ञानिक थे जिनकी हत्या की गई है। इस हत्या के बाद इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के ही पूर्व प्रमुख ने कहा था कि फखरीजादे कई साल से मोसाद के निशाने पर थे। ऐसा माना जाता है कि फखरीजादे परमाणु वॉर हेड बनाने वाले खुफिया प्रमुख थे।
ईरान और इजराइल ने एक दूसरे के खिलाफ खुफिया ऑपरेशन उस वक्त भी जारी रखे जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के परमाणु सौदे से अमेरिका को बाहर कर लिया था। हालांकि वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन सत्ता में आने के बाद इस समझौते को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान ने अमेरिका के परमाणु समझौते से बाहर निकलते ही सौदे के नियमों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। वो उच्च स्तर पर यूरेनियम का संवर्धन करने लगा। ईरान का कहना है कि परमाणु कार्यक्रम को सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। सौदे को बहाल करने के लिए वियना में विश्व शक्तियों के बीच बातचीत भी अब ठप पड़ी है, जबकि इजराइल का कहना है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम से उसे खतरा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। रूस यूक्रेन युद्ध एक बार फिर से तेज हो गया है। वार जोन में दोनों देशों के बीच वॉर पलटवार तेज होने की खबर है। ऐसे माहौल में यूक्रेन के परमाणु प्लांट पर खतरा बढ़ गया है। यूक्रेन में कई परमाणु प्लांट है, जरा सी चूक बड़े खतरे की जन्म दे सकती है। यूक्रेन के साथ यूरोप पर भी परमाणु खतरे का खतरा मंडरा रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वॉर जोन में परमाणु हादसे की आशंका को देखते हुए यूरोपीय देशों के यूरोप को एंटी रेडिएशन दवाएं भेजने का फैसला किया है। यूरोपियन यूनियन की आशंका को देखते हुए कहीं ऐसा ना हो ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट में कोई हादसा हो जाए, रेडिएशन यूक्रेन के साथ साथ पूरे यूरोप में फैल जाए। यूक्रेन भेजी जा रही हैं एंटी रेडिएशन दवाएं। क्या परमाणु युद्ध करेंगे रूस और यूक्रेन? क्या परमाणु हमले के मुहाने पर खड़ा है यूक्रेन? यूक्रेन का वरदान यूरोप के लिए बन रहा अभिशाप। जानलेवा होगा यूक्रेन का ज़ेपोरिजिया पावर प्लांट। आखिर पूरे यूरोप के माथे पर क्यों है चिंता की लकीरें? रूस और यूक्रेन में जंग शुरू हुए 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन जंग अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। इस बीच किसी भी परमाणु हादसे से निपटने के लिए अब यूरोपियन यूनियन एंटी रेडिएशन दवाएं यूक्रेन को भेज रहा है। यह इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यूक्रेन का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अभी भी रूसी सेना का कब्जा है। जंग शुरू होने के हफ्ते भर बाद ही रूसी सेना ने यूरोप के सबसे बड़े ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा कर लिया था। रूसी सेना के कब्जे में होने की वजह से यहां कभी भी परमाणु हादसे या रेडिएशन लीक होने का खतरा बना हुआ है। इसे वापस पाने के लिए यूक्रेन की सेना लगातार संघर्ष कर रही है, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पा रही है। पावर प्लांट के पास लगातार हो रही गोलीबारी के कारण इसे नुकसान पहुंच रहा है और इससे रेडिएशन लीक होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। अगर ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट में विस्फोट हुआ या इसमें रेडिएशन लीक हुआ तो इसका असर पूरे यूरोप पर पड़ेगा, क्योंकि ये पूरे यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर बढ़ रहे खतरे के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की मीडिया के सामने आए और कहा कि ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर रूसी सेना का कब्जा होना अभी भी रिस्की और खतरनाक है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को जल्द से जल्द प्लांट का दौरा करना चाहिए। अगर रूसी सेना के किसी हरकत से रिएक्टर्स डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर यह बड़ा हादसा हो सकता है। हर गुजरते दिन के साथ यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन का दिल बैठा जा रहा है। सभी को डर सता रहा है किसी दुर्घटनावश या रूस की साजिशवश कहीं ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट में कोई अनहोनी न घट जाए।
यही वजह है कि अब यूक्रेन को एंटी रेडिएशन दवा की 55 लाख डोज भेजी जा रही है। यूरोपियन यूनियन ने एक प्रेस रिलीज जारी करके बताया है कि परमाणु हादसे के डर को देखते हुए यूक्रेन को 55 लाख पोटेशियम आयोडाइड टैबलेट भेजी जा रही है। इनमें से 50 लाख यूरोपियन यूनियन और 5 लाख ऑस्ट्रिया भेज रहा है। इसकी कीमत 5 लाख यूरो करीब 4 करोड़ रुपए है। अब जरा ये भी जान लीजिए क्या है एंटी रेडिएशन दवाएं। इसे इस तरह से समझिए, जब कोई परमाणु हादसा या परमाणु हमला होता है तो उससे रेडिएशन निकलता है। अगर परमाणु हमला होता है तो फिर उससे बच पाना लगभग नामुमकिन है, लेकिन परमाणु हादसा होता है और रेडिएशन लीक होता है तो उससे बचा जा सकता है। यह दवा इसी काम में आएगी। यह दवा पोटेशियम आयोडाइड है जो शरीर में रेडियो एक्टिव आयोडीन को जाने से रोकती है। यह दवा लेते ही थायराइड ग्रंथि ब्लॉक हो जाती है, जिससे रेडियो एक्टिव आयोडीन अंदर नहीं जा पाता। थायराइड ग्रंथि बहुत सेंसिटिव होती है। अब जरा यह भी जान लीजिए कि यूक्रेन को भेजी जाने वाली एंटी रेडिएशन दवाएं काम कैसे करती हैं। आयोडीन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। यह आयोडीन थायराइड ग्रंथि में जमा होता है। जब रेडिएशन लीक होता है तो रेडियो एक्टिव आयोडीन निकलता है। थायराइड ग्रंथि बहुत सेंसिटिव होती है, इसलिए वो नॉन रेडियो एक्टिव आयोडीन और रेडियो एक्टिव आयोडीन को पहचान नहीं पाती। रेडिएशन लीक होने पर रेडियो एक्टिव आयोडीन सांस के जरिए या फिर खान-पान के जरिए शरीर के अंदर जा सकता है। ऐसा होने पर शरीर के अंदर रेडिएशन फैल जाता है। पोटेशियम आयोडाइड की दवा थायराइड ग्रंथि को ब्लॉक कर देती है, जिससे रेडियो एक्टिव आयोडीन जमा नहीं हो पाता और रेडिएशन से बचा जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुताबिक रेडिएशन लीक होने से पहले या बाद में पोटेशियम आयोडाइड की दवा ली जा सकती है। ये दवा थायराइड ग्रंथि में आयोडीन जमा कर देती है। ऐसे में अगर रेडियो एक्टिव आयोडीन लीक भी होता है तो वो थायराइड ग्रंथि में जमा नहीं हो पाता। बहरहाल ये दवाएं एहतियातन भेजी जा रही हैं, क्योंकि खुद रूस भी कभी नहीं चाहेगा कि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में कोई खतरा आए। क्योंकि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में अगर कोई ब्लास्ट होता है या कोई रेडिएशन लीक होता है तो सबसे ज्यादा रूस के ही सैनिक प्रभावित होंगे, क्योंकि इस पावर प्लांट पर रूस का ही कब्जा है। इसके अलावा इसके रेडिएशन का असर पूरे यूरोप पर पड़ेगा। रूस भी इसी का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। कल फिर होगी आपसे मुलाकात।